हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। हरियाणा में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है और आगामी बजट सत्र में सरकार लव जिहाद कानून को लेकर एक ड्राफ्ट विधानसभा में पेश करने वाली है। गृहमंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने लव जिहाद कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और आगामी विधानसभा सत्र में उसे पेश कर दिया जाएगा। वहीं इस दौरान राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए विज ने कहा कि कांग्रेस तो हमेशा देश के बंटवारे की बात करती है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर विज बोले कि कोरोना के मामलों को लेकर अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाने का मन बना लिया। विज ने कहा कि प्रदेश में मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में पिछले काफी समय से सरकारी अस्पताल के निर्माण को लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्द ही गुरुग्राम को अस्पताल मिल जाएगा। इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। 500 बेड का अस्पताल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से तैयार होगा। दरअसल सिविल लाइन में सामान्य अस्पताल की इमारत जर्जर होने के बाद अस्पताल को कंडम घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अस्थायी तौर पर सेक्टर 31 और सेक्टर 10 में सामान्य अस्पताल चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होगा। पानीपत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेड लाइट चौक से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च किया और 3 कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें वापस लेने के नारे लगाए। साथ ही ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, जिससे आम इंसान और किसान परेशान हैं। हरियाणा विधानसभा भी जल्द ही हाईटेक होने जा रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुवार को MOU साइन कर दिया और इसी के साथ आने वाले 2 से 3 सालों में पूरी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दिन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पेपरलेस करने का सपना 1 साल पहले संजोया था। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के साथ हरियाणा सरकार और विधानसभा का त्रिपक्षीय MOU हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है और इससे बहुत फायदे भी होंगे। ट्रेनिंग मटेरियल हिंदी, इंग्लिश और सभी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डेवलप किया जा सकेगा। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि CM मनोहर लाल इस बार टैब पर ही बजट पढ़ेंगे। हांसी में महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और उनके रिश्तेदारों के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। कुंडू के करीब 40 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए। जानकारी के मुताबिक हांसी शहर में हिसार चुंगी स्थित वकील कॉलोनी में महम के विधायक बलराज कुंडू के ससुराल में आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुंची और आवास पर विधायक बलराज कुंडू की सास मैना देवी ही थी। गुरुग्राम स्थित बलराज कुंडू के ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। वहीं रोहतक में बलराज कुंडू के घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। रोहतक के सेक्टर 14 स्थित उनके घर पर विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। अब से जनता के साथ साथ विधानसभा का विश्वास भी खो देंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। व्यवसायी, किसान और आम जनता आंदोलन के चलते परेशान है। बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। किसान नेताओं को दिमाग से छोड़कर दिल से निर्णय लेना चाहिए। राजनीति को छोड़कर सरकार से बातचीत करनी चाहिए। विरोध से नहीं, बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक बलराज कुंडू के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे
विधायक के साथ साथ बड़े व्यवसायी भी हैं। व्यवसायियों के यहां आयकर विभाग की इस तरह की रेड या जांच आम बात है। बलराज कुंडू के 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार कायदे कानून के तहत काम करती है और जिसने भी इसका उल्लंघन किया उसे अंजाम तो भोगना पड़ेगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि लठतंत्र के हिसाब से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि बातचीत के जरिए ही समस्याओं का समाधान संभव है। किसान आंदोलन पूरी तरह से विपक्ष द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष को न किसानों से मतलब है, न उनकी परेशानियों से। उनका काम केवल हर मुद्दे पर राजनीति करना है। इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने महम विधायक बलराज कुंडू के घर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि सरकार छापेमारी कर लोगों को परेशान कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि जिसने गलत काम नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं, बलराज कुंडू को डटकर मुकाबला करना चाहिए। वहीं बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि तेल कंपनियां लगातार मनमानी करने पर आमादा हैं और देश का प्रधानमंत्री आज देश बेचने में लगा है। अभय चौटाला ने जेजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर जजपा की ओर से दिए गए वक्तव्य में कहा गया था कि ये लाठी किसान की पीठ पर नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल की पीठ पर पड़ी है। क्या उस मामले में जांच रिपोर्ट आई? उन्होंने जेजेपी पर चौधरी देवीलाल की नीतियों को बेचने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन और बलराज कुंडू के घर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की प्रतिक्रिया सामने। इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आंदोलनरत किसानों की आवाज को अनसुना करने के साथ सरकार किसानों की लड़ाई को भटकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार को जिद छोड़कर किसानों की बात माननी चाहिए, कानूनों को रद्द करना चाहिए। बलराज कुंडू के घर पर छापेमारी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, सरकार लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर लोगों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 92वें दिन भी चल रहा है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को किसानों ने दमन विरोधी दिवस मनाया, जिसमें किसान आंदोलन हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया गया। सोनीपत के सीनाना गांव में किसानों ने अपनी 5 एकड़ फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसको देखते हुए सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बैठक की। बीकेयू अंबावता के पदाधिकारियों ने बैठक करते हुए किसानों से अपील की कि वो अपनी फसल को नष्ट न करें। किसान नेताओं ने कहा कि आंदोलन में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही सरकार से भी मांग की कि सरकार जल्द किसानों के साथ बैठक कर बातचीत करे और समाधान निकाले। किसान नेताओं की ओर से फसल को नष्ट न करने की अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। बुधवार को चरखी दादरी निवासी किसान ने अपनी 4 एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान ओम प्रकाश के मुताबिक उसने सिर्फ 1 एकड़ फसल ही खेत में बचाई है, जिससे उसके घर का काम चल जाए। वहीं किसान ओम प्रकाश ने यह भी कहा कि फसल बर्बाद करने के बाद अब किसान दूध भी महंगा करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने हिसार में हुई पंचायत के दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि किसान फसलों में आग लगा देंगे, जिसके बाद कई किसान अपनी फसलों को नष्ट कर चुके हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और फसलों को नष्ट करने पर कानूनों का विरोध इस पर जता रहे हैं। कैथल के गांव कैलरम में भी किसानों ने गुरुवार को अपनी 1.5 एकड़ में खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। इस दौरान कैलरम के किसान वीरेंद्र उर्फ भिंडा ने कहा कि वो 2 महीने से दिल्ली में धरने पर बैठा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान जरूरत पड़ने पर अपनी फसल को नष्ट कर देगा, केवल अपने खाने के लिए गेहूं के दाने रख लेगा, तो उन्होंने फसल को नष्ट कर दिया और अपने खाने लायक फसल बचा ली। किसानों ने फैसला किया है कि 1 मार्च से वो दूध 100 रुपए लीटर बेचेंगे या जो भी पेट्रोल का दाम होगा उस दाम पर दूध को बेचा जाएगा। अंबाला में एक किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया। मामला मोहड़ा गांव का है, जहां करीब 52 साल के किसान ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि किसान ने खुदकुशी किन वजहों से की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मोड़ा चौकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि राइस मिल के अंदर किसी ने खुद को गोली मार दी है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि किसान ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। केएमपी के बादली टोल पर कर्मचारियों ने फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि किसान संगठनों के आह्वान पर पिछले लंबे समय से टोल फ्री रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। बादली टोल पर फिर से टोल वसूलना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर से टोल फ्री करने का आह्वान किया, जिसके विरोध में किसान टोल प्लाजा पर बैठ गए और लगातार टोल फ्री करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। सांसद संजय भाटिया ने जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सांसद संजय भाटिया ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। करनाल से सांसद संजय भाटिया ने करनाल के लघु सचिवालय के परिसर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली 6 सड़कों की आधारशिला रखी। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास से प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। उसी के अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली सड़कों के नवीनीकरण के काम का शिलान्यास किया जा रहा है। मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे जाने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये उस संस्था ने किया है जो संस्था स्टेडियम का निर्माण कर रही है। इस बात की हम सराहना करते हैं कि स्टेडियम का नाम देश के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। बहादुरगढ़ में बिजली बिलों के समाधान को लेकर खुला दरबार लगाया गया और इस दौरान एक्सीएन और एसडीओ ने मिलकर उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी। बहादुरगढ़ में विभाग के आदेश के बाद हर गुरुवार को और शनिवार को खुला दरबार लगाया जाएगा। पंचकुला से हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई और इस दौरान डीजीपी मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। अभियान के शुभारंभ के दौरान डीजीपी ने एक वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसी के साथ लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान बाल अधिकार और बाल संरक्षण विषय पर लोगों को जागरूक करेगा। इसके तहत राज्य में बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए भी इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक होमगार्ड को धमकाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल बीते दिनों होमगार्ड के साथ एक राहगीर ने गलत बर्ताव करते हुए उसे धमकाने की कोशिश की और उसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद अब शहर में होमगार्ड के जवान लामबंद हैं। होमगार्ड पवन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। होमगार्डों की मांग है कि उनकी वर्दी पर हाथ उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अंबाला में देर रात 2 व्यापारियों पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने चाकू से हमला कर दिया। दरअसल गुड़ मंडी में व्यापारी पिता और पुत्र अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी लूट के मकसद से बदमाश मौके पर पहुंचे और दोनों पर वार कर दिया। पिता पर हमला होने पर बेटे साजन ने हिम्मत जुटाते हुए एक हमलावर को धर दबोचा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को अंबाला के नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों बदमाश कुछ दिनों से इनकी रेकी कर रहे थे। सोनीपत के गांव ककरोई में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण किसान की 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिसके बाद किसानों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने पहले ही विभाग को सूचना दी थी, इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर ठीक थी और गहरी थी, लेकिन विभाग ने ठेकेदार के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की मिट्टी बेच दी, जिसके बाद ये नहर टूटकर हमारी फसल को बर्बाद कर रही है। परेशान किसानों ने आत्महत्या करने तक की बात कही। इस पूरे मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं है। वहीं सोनीपत के एसडीएम का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी की कोई लापरवाही मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद में देर रात एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल भिजवाया।
पुलिस के मुताबिक युवक ओल्ड फरीदाबाद का ही रहने वाला था, जिसने दिल्ली के रहने वाली एक युवती के साथ कमरा बुक कराया था, लेकिन युवती घटना के बाद से गायब है। फिलहाल होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। कुंडली स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी सूचना मिलते ही कुंडली की टॉप्स नाइट पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से आग और भी ज्यादा भड़क गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई और इस दौरान 2 मजदूरों की जलने से मौत हो गई। दोनों मजदूरों की शवों को कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री से बाहर निकाला गया। प्रदेश में 24 घंटे में 130 नए कोरोना के मामले सामने आए। गुरुग्राम में 39, फरीदाबाद में 10, इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 16 और करनाल में 17 नए केस सामने आए। कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ बीते 24 घंटे में कोरोना मरीज की मौत का मामला सामने है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3043 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,70,097 केस सामने आ चुके हैं। पलवल के अहरवा गांव में एक नवविवाहिता दहेज लोभियों की भीड़ चढ़ गई। दरअसल भुलवाना गांव निवासी जगत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी बहन की शादी पिछले साल 27 नवंबर को अहरवा निवासी बलराम के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया, लेकिन शादी के अगले दिन उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी की दोपहर बहन ने उनके पास फोन किया और कहा कि उसका मन नहीं लग रहा। उसके बाद उसके पति बलराम का फोन आया, आपकी बहन की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद फिर से फोन आया, रश्मि की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पीड़ित परिवार के साथ गांव अहरवा पहुंचे तो रश्मि मृत अवस्था में मिली और उसके गले और हाथों पर चोट के निशान थे और घर के सभी लोग फरार थे। मृतका के मायके पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। करनाल के कुटेल गांव में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। युवक का शव गांव के मोड़ पर मिला। गांव वालों ने जब शव को देखा तो उसके बाद परिजनों को सूचना दी और पुलिस को बुलाया। ग्रामीणों का कहना है कि मृतक अपने किसी दोस्त के साथ देर रात फेसबुक पर लाइव हुआ था। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने प्राथमिक जांच में बताया कि मृतक की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का खुलासा हो सकता है। सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत होने पर उसे हटाना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का देश में व्यापार करने का स्वागत, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर शिकायत का भी फॉर्म मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अफसरों की तैनाती करनी होगी। किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। प्रदेश के कई गांवों में केंद्र सरकार की नल से जल योजना ने ग्रामीणों का जीवन आसान बना दिया। इसी कड़ी में अंबाला के ग्रामीण भी अब इस सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। जहां अक्सर गांव में पीने के पानी के लिए स्थानीय लोगों को दूर दूर भटकना पड़ता था, वहीं अब गांव में नल खोलते ही साफ सुथरा पीने योग्य पानी हर किसी की 4 दीवारी के अंदर पहुंचा है। ग्रामीणों की माने तो पहले पानी की बहुत समस्या रहती थी, लेकिन अब नल खोलते ही पानी उपलब्ध होता है। गांव में इस योजना के तहत किए गए कार्यों को देखकर स्थानीय सरपंच भी हैरान है। एसडीओ ने बताया कि अंबाला में जल जीवन मिशन योजना के तहत आने वाली मुहिम नल से जल को 100% साकार किया गया। जज्जर में आईजी संदीप किरवार ने पुलिस लाइन में बने क्वार्टर और कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया। मौके पर एसपी राजेश दुग्गल, डीसी जितेंद्र दहिया मौजूद रहे।
फरीदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का मेयर ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों की खस्ता हालत पर जब मेयर ने एसडीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। दरअसल मेयर एसडीओ से ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों हैं और आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। इस मामले में जब मेयर सुमन बाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी है कि जब उनसे उनके कामों पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया, लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ ने उनसे बदतमीजी की। सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम की तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई और इसी की सफलता को देखकर सरकार ने 2018 में इसे देश में लागू कर दिया। हरियाणा में इसकी मुहिम अब जोरों पर है और इस रोग की पहचान के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि अलग अलग स्टेज में अलग सिस्टम होते हैं। 23 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया। ऐसे में अब जिला प्रशासक प्रदेश के सभी 346 गांवों की बागडोर संभाल रहे हैं। जिला प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव की मदद से गांव का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जब तक गांव के अगले सरपंच का चयन नहीं होता तब तक जिला प्रशासक ही गांव के सभी काम संभालेंगे। रोडवेज अधिकारियों ने राजस्व बढ़ाने के लिए लंबे रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने चंडीगढ़ जयपुर रूट पर रात्रि बस सेवा शुरू की है। अधिकारियों ने प्रति किलोमीटर 30 रुपए की बुकिंग करने का लक्ष्य रखा। गोहाना सब डिपो के बेड़े में 34 बसें इस दौरान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त किलोमीटर स्कीम के तहत 20 बसों का संचालन भी बस अड्डे से हो रहा है, जिससे यात्रियों को फायदा होगा। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एचडीएफ पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को रेडी पर बांधकर बाजारों में घुमाया गया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को भी माला पहनाकर रेडी पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर कनीना में अपनी दुकानें बचाने के लिए दुकानदारों का धरना 17वें दिन जारी है और 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानें टूटने की संभावना है। इसके चलते 8 फरवरी से दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया गया। इस पर दुकानदारों के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है और इस मामले की सुनवाई 8 मार्च को कोर्ट में होनी है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।